गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। ठीक है, उसकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि व अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता। अभिक्रिया की कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। ठीक है, सबसे पहला अंतर ये होता है अभिक्रिया की कोटि में। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो। तो अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। कोटि कहा जाता है। अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु या आयनों की संख्या होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। यानी अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की संख्या जो होती है उसको अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान होता है। प्रयोगात्मक मान होता है, प्रैक्टिकली वैल्यू होती है जो प्रैक्टिकल से निर्धारित की जाती है। और अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है। नंबर 3, अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं। अभिक्रिया की अणुसंख्यता प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं। ठीक है, तो ये अंतर थे मोटे मोटे। एक अंतर और है, अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की संख्या जो होती है उस अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान होता है। अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता प्राथमिक अभिक्रिया के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रिया के लिए नहीं। ठीक है। एक लास्ट और होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट जो होता है नंबर 4, अभिक्रिया की कोटि भिन्न के रूप में हो सकती है। जबकि अभिक्रिया की अणुसंख्यता
पूर्णांक में होती है। किसमें होती है भाई? पूर्णांक में होती है। ठीक है, तो ये थे अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगतता में अंतर। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है उसको अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की संख्या को अभिक्रिया की अनुसंख्यता या आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगात्मक मान होता है, अनुसंख्यता सैद्धांतिक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जबकि अनुसंख्यता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए नहीं। अभिक्रिया की कोटि भिन्न के रूप में हो सकती है और अनुसंख्यता एक पूर्णांक मान पाया जाता है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहला है अभिकारकों की सांद्रता। सबसे पहला पॉइंट है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या ज्यादा होगी तो सांद्रता परिवर्तन अधिक होगा और अभिक्रिया वेग भी उतना ही अधिक पाया जाएगा। तो यानी कि अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, नंबर दूसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं और स्वयं क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और अभिक्रिया का पथ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पथ। और ये उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने का विरोध करती है, उसको क्या कहा जाता है? सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ कम होता है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का पथ ज्यादा होता है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया का पथ ज्यादा होता है, यानी कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसका मान ज्यादा पाया जाता है। उसको मैं ग्राफ से आपको समझा देता हूँ। तो ग्राफ को देखिए, ये है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये अभिक्रिया की प्रगति। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, ये अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ। ये तो हो गया उत्प्रेरक की अनुपस्थिति और ये हो गया उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कहलाता है डेल एच, एंथैल्पी परिवर्तन। यहां से यहां तक का मान ये कहलाता है E2, ये EA1,
ठीक है, तो देखो इस ग्राफ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, ये स्थिति ऊर्जा, ये अभिक्रिया की प्रगति। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में तो अभिक्रिया का पथ ज्यादा होता है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का पथ कम होता है। E(A2) का मतलब है सक्रिय ऊर्जा। क्या है? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। इस सक्रिय ऊर्जा के आधार पर यहाँ पर क्या होता है कि इसके मान को कम कर दिया जाता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसकी उपस्थिति में जब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति होती है तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है? अधिक होता है। और इसके बीच का जो ऊर्जा अंतराल कहलाता है वो डेल एक्स एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये बिंदु क्या होता है। ठीक है, दिखा के ये ग्राफ बनाकर और फिर पूछा गया है कि ये बिंदु क्या होता है। और E(A2) क्या हो गया? सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया। E(A1) का सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा है। ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति है और ये क्या है? उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्प्रेरक मिला दिया जाता है तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है भाई? अपरिवर्तित। यानी कि अभिक्रिया अभिकारकों की प्रकृति के अंतर्गत या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन को बढ़ा देता है और सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जो उत्पाद बनने का विरोध करती है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर रहा है और अभिक्रिया का पथ परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है उत्प्रेरक का प्रभाव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल देखें तो देखिए जैसे पोटेशियम क्लोराइड है KClO3। KClO3 का तापीय अपघटन कराया जाता है तो क्या बनता है? KCl + 3O2। इसके 2 मोल लगा दिए जाते हैं तो ये रिएक्शन होती है 813 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड, लेकिन जैसे ही KClO3 का तापीय अपघटन मैग्नीज की उपस्थिति में कराया जाए, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो टेम्परेचर 613 केल्विन पर ही रिएक्शन संपन्न हो जाती है। यानी कि 200 केल्विन का फर्क पड़ जाता है उत्प्रेरक मिलाने से। तो प्रोडक्ट बनेगा KCl प्लस में 3O2। ठीक है, इसी प्रकार N2 + 3H2 रिवर्सिबल Fe और मोलिब्डेनम, ये अमोनिया बनाने की ओवर विधि है। क्या बनता है? 2NH3 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी Fe किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है तो वनस्पति घी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वनस्पति घी का। तो ये सारी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है। उत्प्रेरक क्या काम करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, स्वयं परिवर्तित रहते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, अभिक्रिया के पथ को परिवर्तित कर देते हैं। तो ग्राफ से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था। कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप आसानी के साथ एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और होता है अभिकारकों की प्रकृति। थर्ड नंबर का होता है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति यदि सरल है, अभिकारकों की प्रकृति कैसी है? यदि सरल, तो उनके बीच के जो पुराने बंध होते हैं उनको विखंडित होने के लिए समय कम मिलता है। और जब विखंडित होने के लिए समय कम मिलेगा तो उस स्थिति में उत्पाद बनने के लिए भी समय कम मिलेगा, इसलिए अभिक्रिया वेग घट जाएगा। दोबारा से सुन लो, जब अभिकारकों की प्रकृति सरल होगी तो उनके मध्य जो पुराने बंध हैं उनके जो अंशों का विघटन होगा वो तीव्र गति से होगा, और तीव्र गति से होगा तो उत्पाद जो बनेंगे उसके लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभिक्रिया वेग घट जाएगा। और जो अभिकारकों की प्रकृति जटिल होती है उनको आसानी से टूटने में समय लगता है, उत्पाद बनने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता है, इसलिए आसानी के साथ अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। जैसे NO + O2, NO + O2, ये अभिकारकों की प्रकृति है सरल। कैसी है? सरल। सरल प्रकृति के होते हैं
और क्या बनता है NO2 बनता है, 2 मोल इसके। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया वेग होगा, अभिक्रिया वेग वो तीव्र प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? अधिक। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, ये प्रकृति कैसी होती है? जटिल। तो यहाँ पर जब CO2 बनेगी तो यहाँ अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि अभिकारकों की प्रकृति यदि सरल है तो उनके मध्य जो पुराने बंध के अंश हैं वो तीव्र मात्रा में आसानी के साथ टूटते हैं, और तीव्र मात्रा में टूटते हैं तो उत्पाद बनने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, इसलिए अभिक्रिया वेग घट जाता है। और जब अभिकारकों की प्रकृति जटिल होगी तो टूटने में क्या लगेगा? समय। तो उत्पाद बनने के लिए भी समय मिल जाएगा, इसलिए अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और मैंने आज आपको अभिक्रिया की कोटि और अनुसंगतता में अंतर और अभिक्रिया वेग प्रभावित करने वाले कारक आसानी से क्लियर कर दिए। आगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण की गणना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।